हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। कल का एक छोटा सा पार्ट हमने डाला था अपने चैनल के ऊपर, सेल का इंट्रोडक्शन दिया था, कोशिका के बारे में बताया था। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सेल को थोड़ा सा और डीप से जानते हैं, पढ़ते हैं। क्या कहना चाहता है आज का ये लेक्चर, पूरा लास्ट तक देखना। लास्ट के अंदर एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सी बात बताएंगे आपको, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। चलिए लास्ट एक बार रिमाइंड करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। सेल की खोज पड़ी थी 1665 के अंदर, रॉबर्ट हुक भाई साहब ने की थी, लेकिन वो पहली सेल डेड सेल थी। लिविंग सेल की खोज हमारे एवी ल्यूवेनहुक भाई साहब ने की थी, ठीक है सर, 1674 के अंदर। ओके सर। उसके बाद बहुत सारी डिस्कवरीज को एक एक करके पढ़ा। रुडोल्फ विर्को ने एक बात कही थी, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ठीक है भाई, नई सेल अराइज होगी, वो प्री एग्जिस्टिंग वन से अराइज होती है। इसके बाद हम लोगों ने पुरकिंजी भाई साहब की बात सुनी थी, हैकल भाई साहब की बात सुनी थी, रुस्का और नोल दो बंदे थे जिन्होंने 1932 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी, और उसको गवर्नमेंट ने आदेश, मतलब वो कहते हैं ना, परमिशन दी थी 1940 के अंदर। चलिए उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से ही मिलकर बना हुआ है उसे हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली। एक ही सेल से कोई ऑर्गेनिज्म बना है तो हम उसे बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है अमीबा, ठीक है जी। अमीबा कुछ ऐसा होता है, अमीबा पानी के अंदर मिलता है। खास बात इसके बारे में, अमीबा के बारे में खास बात, इसकी जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन, इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया, ठीक है जी। ओके, रिपोर्ट है सर। नेक्स्ट गुरुजी, उसके बाद नंबर 2 पर आता है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बने होते हैं विच आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल, बहुत सारी सेल से मिलकर कोई ऑर्गेनिज्म बना है तो हम उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल हम सब लोग हैं, ह्यूमन इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। धरती के ऊपर सबसे छोटी सेल का जिक्र पूछ लेता है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछेंगे। स्मॉलेस्ट सेल का एग्जांपल बताओ। चैनल आप सबको पता ही है, पीके कैंपस 007 हमारा चैनल है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, हमें पता लगता रहे हमारी क्या नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें आपको इंटरेक्ट कर रही है। तो हमारे यहाँ पर जो प्रश्न बनता है वो स्मॉलेस्ट सेल का। स्मॉलेस्ट सेल का एग्जांपल आपसे पूछ ले तो याद रखना माइकोप्लाज्मा, इसका एग्जांपल है। इसका दूसरा नाम PPLO, एब्रिविएशन है, पूरा नाम है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और गजब की बात, इस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम।
याद रखना भाई, बहुत सारी बीमारियां होती है इस PPLO की वजह से। स्मॉलेस्ट सेल हो गया, उसके बाद आता है लार्जेस्ट सेल का एग्जाम्पल भी बता दो गुरुजी। लार्जेस्ट सेल का एग्जाम्पल है ओस्ट्रिच एग। ओस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा देखा होगा, वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। अच्छा जी, लॉन्गेस्ट सेल का एग्जाम्पल आपसे पूछ ले, लॉन्गेस्ट सेल बताइए, तो याद रखना ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्व सेल होती हैं। नर्व सेल या न्यूरॉन, ये भी दे दे पेपर में तो आप इसको टिक करोगे। न्यूरॉन या नर्व सेल है वो लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन के अंदर, या मैं कहता हूं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये नर्व सेल आपस में कनेक्शन आपस में जुड़ती है और हमारा नर्वस सिस्टम बनाती है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कोड, हमारा दिमाग, मस्तिष्क और हमारी ये जो पीछे स्पाइनल कोड है वो आती है भाई। चलिए, लॉन्गेस्ट सेल हो गई सर। अच्छा, कुछ और इंटरेस्टिंग सी बात बता देता हूं। हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सेल ऐसी है जो एन्यूक्लिएटेड है, मतलब आगे आएगा न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता उसे एन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल पूछ लेगा, ह्यूमन बॉडी में एक ऐसी सेल का एग्जाम्पल बताओ जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो याद रखना है, ब्लड के अंदर होता है RBC, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। ऐसी सेल होती हैं जिनके अंदर केंद्रक या मैं कह दूं न्यूक्लियस नहीं होता। और पूछ ले क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। तो उस ऑक्सीजन को चढ़ाने के लिए जगह ज्यादा चाहिए, तो उस जगह को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, या मैं कह सकता हूं अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। वेरी गुड। और कल बताया था न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने की थी 1831 के अंदर। चलिए, और बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं ब्लड के बारे में, वो अपन टिश्यू पढ़ेंगे तो वहां उसको कवर करेंगे। चलिए, उसके बाद आपने नाम सुना होगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। चलिए बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, एक वर्ड इसमें जो बार बार घूम रहा है वो है कैरियोटिक। ये कैरियोटिक वर्ड कहीं आ जाए तो उसका मतलब होता है न्यूक्लियस, याद रखना है। चलिए, प्रो का मतलब है पहले, सबसे प्रीमिटिव टाइप की सेल है ये, प्रीमिटिव। शुरुआत के अंदर जो सेल्स आई वो प्रोकैरियोटिक थी, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाएगा जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होंगी। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द जेनेटिक मटेरियल। प्रत्येक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके बाहर अगर मेम्ब्रेन नहीं है, जनरली उस मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। वो नहीं होती या इनकम्प्लीट है तो उस सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है गुरुजी, प्रोकैरियोटिक सेल एग्जांपल याद रखना इसका, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है गुरुजी, एक और बैक्टीरिया। ठीक है जी, ये भी याद रह जाएगा। अच्छा, एक और इससे क्वेश्चन बनता है, कह देता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है जेनेटिक मटेरियल के बाहर, तो उस जेनेटिक मटेरियल को बोलते क्या है? न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोफोर। एक और भी नाम है न्यूक्लियोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोले, बस इतना सा याद रखो, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। मैंने कहा ये सेल है, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है और इस जेनेटिक मटेरियल के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या तो वो कंप्लीटली एब्सेंट है, होगी ही नहीं, अगर होगी तो वो इनकम्प्लीट होगी, और उस इनकम्प्लीट मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और इस सेल को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। ठीक है गुरुजी, उसके बाद अगली
यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। ओके, यूकैरियोटिक सेल, यहां से याद रखना ट्रू, सच्ची सेल। ओके सर, सच्ची सेल मतलब ये सेल, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल के बाहर कंप्लीट मेम्ब्रेन होगी जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। तो इस टाइप की सेल को कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल। क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक सेल इसे कहा जाता है। इसमें क्या लिखेंगे? विच पोजेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है सर, उसे क्या कहेंगे हम? यूकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल की बात करते हैं, प्लांट, एनिमल सेल, ये सारी की सारी सेल कौन सी होती हैं? यूकैरियोटिक सेल होती है। कौन सी होती है ये? यूकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग एक सेल के स्ट्रक्चर। क्या बात करते हैं? सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, सिर्फ बेसिक पढ़ना है हमें, क्योंकि ज्यादा डीप करके हमें नीट का एग्जाम तो देना नहीं है। हमें तो ग्रुप सी और डी के अंदर जो बेसिक सी बायो के क्वेश्चन पूछते हैं उन्हीं का तोड़ निकालना है। और वो तोड़ कैसे निकलेगा? जब हमें कुछ बेसिक बातें पता होंगी, उनसे मिलती जुलती ही बातें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो एक सेल के अंदर सबसे पहले नंबर 1 होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है गुरुजी। इसी का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। चलिए बता देता हूं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में, फिर अगले पार्ट पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वो हर एक सेल के बाहर मिलती है, और ये बनती किसकी है? ये बनी होती है लिपिड की और प्रोटीन की। लिपिड भी पूछ ले तो कौन सा? फोस्फोलिपिड्स, फोस्फोलिपिड्स की बनी है। बच्चों आवाज मत करो। फोस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है ये लेयर। और इसका एक मॉडल आपको याद रखना है, एक मॉडल दिया था भाई, ये किस तरीके की है वो दिया था सिंगर और निकोलसन। निकोलसन भाई साहब ने एक क्या दिया था? मॉडल दिया था। कब दिया था? 1972। प्लीज बंद कर दो भाई। सिंगर और निकोलसन भाई साहब ने एक मॉडल दिया था 1900। आपको नहीं कहा बंद करने के लिए, अरे आपको तो देखना है। मैं ये कह रहा हूं आप लोग बंद नहीं करना, जो बाहर बच्चे डिस्टरबेंस कर रहे हैं उनको बोला जा रहा है। ठीक है, बहुत आज्ञाकारी पुत्र हैं हमारे बच्चे हैं। 1972 के अंदर है सिंगर और निकोलसन भाई साहब ने क्या दिया था? एक मॉडल दिया था जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें कहा गया फ्लूइड, एक बार बोल लो उनको बाहर जाके, कौन है? एक बार गेट खोलिए प्लीज, खोलना, गेट खोलो पहला प्लीज। कौन चला रहा है? प्लीज बंद कर दो, मैं क्लास में हूं सर। 1972 के अंदर सिंगर और निकोलसन भाई साहब ने एक मॉडल दे दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसके अंदर कहा गया भाई प्रोटीन के बैग तैर रहे हैं लिपिड के समुद्र के अंदर। किसके बैग? प्रोटीन के बैग तैर रहे हैं एकदम चला गया ना सर। ये प्रोटीन के बैग तैर रहे हैं किसके अंदर? लिपिड के समुद्र में।
बस इतनी सी बात याद रखनी है, और ज़्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं पूछता। हाँ, इसका फंक्शन याद रखना है। फंक्शन क्या है, किसका फंक्शन गुरुजी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? याद रखना, ये अलो करती है, इट अलोज द सब्सटेंस, ये सब्सटेंस को अलो करती है। सब्सटेंस भी कौन से? सिलेक्टिव सब्सटेंस को अंदर एंट्री एंड एग्जिट, मतलब कोई भी सामान सेल के अंदर जाना या नहीं जाना है उसे सेलेक्ट करके कौन भेजती है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भेजती है। ठीक है सर। उसके बाद नंबर 2, पहला पार्ट खत्म होता है हमारा सेल स्ट्रक्चर के अंदर। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के। ये सेल है हमारी, सबसे बाहर है, सबसे बाहर वाला पार्ट इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है गुरुजी। उसके बाद इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्म। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इसके बीचों बीच, अगर वो एनिमल सेल है तो इसको बीचों बीच एक स्ट्रक्चर और है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है गुरुजी, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके अंदर भरा होगा हमारा जेनेटिक मटेरियल। क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। वो जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? वो जेनेटिक मटेरियल हमारा आरएनए भी हो सकता है और डीएनए, दोनों बताऊंगा क्या है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया। उसके बाद नंबर 2 पे आता है हमारा, नंबर 2 पे आता है, यहां लिख रहा हूं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, एक्चुअल में साइटोप्लाज्म को मैं ऐसे याद रख सकता हूं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को बोलते हैं साइटोसोल और दूसरा इसके अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनली, मतलब छोटे छोटे सेल के ऑर्गन्स, जिन्हें सेल ऑर्गेनली बोलते हैं। जो साइटोप्लाज्म है वो फ्लूइड वाला पार्ट है, लगभग 90% इसके अंदर क्या होते हैं हमारे, 90% है वाटर अपनी भागीदारी निभाता है साइटोसोल बनाने में। ठीक है जी। सेल ऑर्गेनली पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या आएंगे हमारे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है गुरुजी। राइबोसोम। ठीक है जी, राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी। गोल्जी बॉडी। ठीक है जी। और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है जिनको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का फंक्शन याद रखना है आपको, कोई पूछ ले तो ये वो जगह है, ये वो एरिना है जहां पर सेल की सारी एक्टिविटी करवाई जाती है। ठीक है जी। ठीक है गुरुजी। उसके बाद लास्ट आता है तीसरा और इंपॉर्टेंट पार्ट, सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। चलिए गौर फरमाइएगा, तीसरा पार्ट आता है थर्ड, न्यूक्लियस। इसकी डिस्कवरी फिर बता रहा हूं रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने 1831 के अंदर किया था। ठीक है भाई। सेल ऑर्गेनली, सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनली है, ये सेल पार्ट है और इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ब्रेन ऑफ द सेल। अच्छा जी। और ये हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। हेरिडिटी को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम भी न्यूक्लियस ही करता है। कैसे करता है वो अभी आप एक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज होगी? सबसे पहले बाहर जो ये दिख रही है कवरिंग, से बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं गुरुजी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एनवलप। ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है, इसके अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म इसे बोलते हैं। ठीक है गुरुजी। दूसरे नंबर पे न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरे नंबर पे इसके अंदर एक छोटा सा और स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं, याद रखना, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस।
इससे भी प्रश्न आ सकता है। तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा न्यूक्लियोलस, और नंबर 4 और अति इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आता है हमारा क्रोमैटिन। गुरुजी ये क्रोमैटिन नई चीज आ गई, बिल्कुल आ गई। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 लेयर से बना हुआ है, 2 लेयर है, याद रखना। अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो न्यूक्लियर है, एनवलप है, वो डबल मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है। और गजब की बात है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या एनवलप है, कई कई जगह पर अपसेंट होती है। कई कई जगह पर क्या होती है, ये अपसेंट होती है। इसे बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। इसके अंदर और सामान जितना भी भरा हुआ। न्यूक्लियर पोर से मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में किसी चीज का आना जाना है, वो किससे होता है, न्यूक्लियर पोर से होता है। ठीक है गुरुजी, चलिए फिर न्यूक्लियोप्लाज्म बता दिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 लेयर है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं बताया सर, एक फ्लूइड है, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में होगा क्या, मेनली इसमें प्रोटीन और भर भर के पड़े हैं एंजाइम। क्या भरे हैं, एंजाइम है सर। एंजाइम क्या होते हैं, इनको बायो कैटालिस्ट का नाम दिया जाता है। बायो के अंदर कैटालिस्ट, और कैटालिस्ट केमिस्ट्री में पढ़ा है हम लोगों ने, जिसे हिंदी में ऊत प्रेरक बोलते हैं। ऊत बालक है मतलब जो रिएक्शन की रेट को, मतलब कोई काम हो रहा है उसको एकदम से करवा देंगे, फटाक से करवा देंगे। मान लो कोई काम 15 घंटे में, जैसे 2 मित्र हैं, 2 आपस में मित्रों की लड़ाई होगी किसी बात पे, दोनों अलग अलग बैठ के, तीसरा बीच में आके उनको बिठा देगा, खुद भाग जाएगा, तो वो कैटालिस्ट है, वो ऊत प्रेरक है। वही सेम है, बायो के अंदर आ जाए वो ऊत प्रेरक, तो हम उन्हें बोलते हैं क्या, एंजाइम कहा जाता है उनको। ठीक है जी, तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होंगे, एक तो प्रोटीन होगी बहुत सारी, और बहुत सारे क्या होंगे, एंजाइम होंगे। ठीक है जी, उसके बाद तीसरा पार्ट आता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इंपॉर्टेंट है भाई, एक डेंस गाढ़ा सा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस, और जो बनाता है बहुत सारे राइबोसोम। क्या बनाता है सर, राइबोसोम बनाता है। अब ये राइबोसोम कल पढ़ेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, बस इतना याद रखना है, एक ऐसा सेल का ऑर्गेनली, एक सेल का पार्ट है जो आगे चलकर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है राइबोसोम। इसीलिए न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहा जाता है। किसको, न्यूक्लियोलस को। किसको कहा जाता है, न्यूक्लियोलस को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। चलिए भाई, लास्ट क्रोमैटिन है, इसको अच्छे से समझते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे न्यूक्लियस का, क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। सर हमने तो जेनेटिक मटेरियल नाम सुना है, बिल्कुल आप लोगों ने क्या सुना है, जेनेटिक मटेरियल नाम सुना होगा। क्रोमैटिन, एक्चुअल में क्रोमैटिन है क्या, ये जेनेटिक मटेरियल जनरली डीएनए प्लस एक प्रोटीन होती है हिस्टोन, इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमैटिन बोलते हैं। अच्छा जी, डीएनए सबको पता होगी इसकी फुल फॉर्म, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है गुरुजी। अच्छा, एक मैंने पीछे आरएनए लिखा था, उसकी भी फुल फॉर्म लिख देता हूं। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मम्मी पापा से जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर आए हैं उसको लेके आने में मेन रोल किसका है, हमारे डीएनए का। अच्छा जी सॉरी, कहता है जब एक सेल, ये सेल है हमारी, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, जब एक सेल से 2 सेल बनती है, एक सेल से 2 सेल बनती है, उस दौरान जो डीएनए है ना, इसके अंदर जो डीएनए है वो इकट्ठा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, कंडेंस, और कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है गुरुजी, यानी हमें याद रखना है डीएनए से क्या बना, क्रोमोसोम बना।
बस इतना सा याद रखने दी, क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है जी, बन गए क्रोमोसोम। अच्छा, ये टर्म किसने दी थी? 1988 के अंदर, आई थिंक 1988 था, हाँ 1988 के अंदर वेल्डेयर में ये टर्म दी थी। कौन सी सर? क्रोमोसोम वाली टर्म 1988 के अंदर वेल्डेयर ने एक टर्म दी थी, क्रोमोसोम। और क्रोमो का मतलब होता है कलर, सोम का मतलब कोई भी सब्सटेंस या स्ट्रक्चर। तो क्रोमोसोम है जो टर्म थी वो वेल्डर ने दी। अच्छा, क्रोमोसोम को डिफाइन कैसे करेंगे? अच्छा, इसको थोड़ा सा साफ करता हूं, इधर देखना। मैंने कहा क्रोमोसोम है क्या? ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में इनका स्ट्रक्चर बनाओ कुछ ऐसे होते हैं, ये देखो, गजब, ये स्ट्रक्चर है भाई, ये स्ट्रक्चर है जहां पर आपको ये दो हाथ से आर्म दिखाई दे रही है, आर्म्स, इनको बोलते हैं हम लोग क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। और जहां पर ये दो क्रोमैटिड, देखो ऐसे, एक ये और एक ये, दोनों आपस में से जुड़े हुए हैं, जहां पर भी जुड़े हुए हैं उस पॉइंट को, इस पार्ट को, इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। ठीक है सर जी, सेंट्रोमेयर है एक्चुअल में वो पार्ट है जहां पर दो क्रोमैटिड्स आपस में चिपकी हुई है। ठीक है जी, चलो अब इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर यानी सेंट्रोमेयर के हिसाब से 4 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। यहां से भी प्रश्न आता है, चलिए क्या पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। कितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं? 4 टाइप के क्रोमोसोम है। सबसे पहले आता है मेटासेंट्रिक। सबसे पहले क्या आता है? मेटासेंट्रिक। डायग्राम से अच्छे से समझोगे, अगर जो मेरा सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल बीचों बीच है, क्रोमैटिड्स के बिल्कुल बीचों बीच है, मतलब है क्या लिखोगे आप लोग? इसको लिखोगे सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट इन द मिडल। कहां प्रेजेंट है? बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट है ये सेंट्रोमेयर, तो उसे बोलेंगे आप मेटासेंट्रिक। ठीक है गुरुजी। दूसरा, सेकंड नंबर पे आता है हमारा सब मेटासेंट्रिक मतलब ये कहना चाहता है इसके अंदर, अगर हमारा जो क्रोमैटिड है वो बिल्कुल बीच में ना प्रेजेंट हो, सेंटर से, मिडल से थोड़ा सा दूर हो, तो उसे कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। मतलब सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम मिडल, बीच से थोड़ा सा दूर हो तो उसे बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। चलिए जी, नंबर 3 पे आता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। चलिए जी, फिर देखते हैं हमारा डायग्राम। अगर सेंट्रोमेयर किसी एक एंड की तरफ ज्यादा हो, मतलब सेंट्रोमेयर है किसी एक एंड की तरफ जा रहा हो, देखो ऊपर की तरफ गया हुआ, इस तरीके से क्या लिखोगे? इसको लिखोगे सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट नियर टू एंड। अरे भक्तों, कहीं को सर सेंट्रोमेयर ये
यहां पर ये वाला सेंट्रोमेयर है। कहीं पूरी राम कथा सुन लो, बाद में कौन सा सेंट्रोमेयर ही नहीं पता था। लास्ट आता है, बिल्कुल लास्ट है हमारा टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक में कहता है अगर किसी एक एंड पे ही हो सेंट्रोमेयर, एक एंड पर ही हो, तो उसे बोलेंगे एट द टिप, क्या बोलेंगे, सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट एट द टिप, बिल्कुल टिप के ऊपर प्रेजेंट हो तो उसे हम कहेंगे टीलोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे उसको, टीलोसेंट्रिक। ये टाइप ऑफ क्रोमोसोम है भाई। इसका एक प्रश्न पूछा गया था एक्रोसेंट्रिक, फोरेंसिक का पेपर था अभी हाल फिलहाल ही में HSSC में, वहां इसका पूछा गया था, जिक्र किया गया था भाई, तो वो था हमारा एक्रोसेंट्रिक। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और इसी से रिलेटेड बता देता हूं, एक हैप्लोइड डिप्लोइड का। अच्छा एक और बताइए मेरे को, हमारे अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ह्यूमन सेल, और सेल भी बता रहा हूं सोमैटिक, दो टाइप की सेल होती है, एक गैमेटिक और एक सोमैटिक। सोमैटिक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो याद रखना 46 क्रोमोसोम है या 23 पेयर। ठीक है गुरु जी, कितने हैं? 46 या 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। अगर पूछ ले स्पर्म के अंदर, स्पर्म एक्चुअल में मेल गैमेट होता है, क्या होता है? मेल गैमेट। तो इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 हैं। अगर एग में पूछ ले जो कि फीमेल गैमेट है, जो क्या है हमारा फीमेल गैमेट होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ गैमेट पूछ ले तो उसमें भी याद रखना 23 होते हैं। अच्छा 23 और 23 क्रोमोसोम मम्मी से, 23 पापा से, 23 पापा से और 23 मम्मी से आते हैं और मिलकर टोटल बनाते हैं 46। अगर किसी सेल में, हमारी बॉडी की बात कर रहा हूं, दो सेट या किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो को मतलब क्रोमोसोम का दो सेट, एक फादर से एक मदर से आया है, तो उस सेल को बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल यानी मैं लिख सकता हूं दो सेट हैं भाई क्रोमोसोम के। और अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लोइड अगर मैं कहूं हैप्लोइड सेल, मतलब अगर किसी सेल के अंदर एक ही सेट क्रोमोसोम का प्रेजेंट है, जो जनरली अपने को देखने के मिलता है किसमें, गैमेट्स के अंदर, तो उस सेल को बोलेंगे हैप्लोइड सेल। याद करने का तरीका, D से डबल, H से हाफ हैप्लोइड। ठीक है भाई, तो ये था हमारा क्रोमोसोम। इसका फंक्शन पूछ ले हमारी बॉडी में, सॉरी सेल के अंदर न्यूक्लियस का फंक्शन पूछ ले तो बहुत बड़ा, मतलब एक पॉइंट में आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो सर? अपने को पॉइंट लिखना ही नहीं है, अपने को तो एक्चुअली टिक करना है। तो वहां आपको ऑप्शन मिलेगा, ब्रेन ऑफ द सेल है, जितनी भी सेल की एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, मम्मी पापा से बच्चों के अंदर गुणों को लेके जाने में हेल्प करता है। कौन? हमारा न्यूक्लियस। और एक्चुअल में न्यूक्लियस की जगह कहो तो DNA। याद रखना DNA, और DNA से बनता है हमारा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम से भी नीचे जाओ तो आता है जीन। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये वाला, ये हमारी क्रोमेटिड्स हैं क्रोमोसोम की, ये सेंट्रोमेयर हैं। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन होते हैं, जीन। तो जीन सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट, बेसिक यूनिट है हेरिडिटी की भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा। हाँ थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये लगेगा भाई बहुत डीप चलेगा, लेकिन नहीं, बेसिक बताया है। आपको आगे चलकर इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। कमेंट करके प्लीज आप ये बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।